हे गाइस, माय नेम इज़ ऋतिक। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है रीमन टिमन केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन फिनॉल के लिए कराई जाती है। ये रिएक्शन इतनी इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जेई नीट यहाँ तक कि जेई एडवांस में भी इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे हम कि ये केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। ये केमिकल रिएक्शन फिनॉल क्या है, तो सबसे पहले हमें फिनॉल लेना पड़ेगा। तो हम एक फिनॉल लेते हैं। जो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिजेंट यूज़ होते हैं वो रिजेंट होता है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और एक्वस NaOH। ये रिएक्शन यहाँ से जब ऐसे प्रोसीड होती है तो यहाँ पर बनता है ONA नेगेटिव पॉजिटिव CH2Cl2। अब आप कहोगे कि ये रिएक्शन मैंने ऐसे कैसे बना दी, यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे CH2Cl2 आना था और यहाँ पे ONA आ रहा था। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको बताते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ तक कैसे पहुँची। जो ये केमिकल रिएक्शन NCERT में लिखी हुई है, पहले मैं उस रिएक्शन को लिखता हूँ NCERT में कैसे लिखी हुई है। फिर इसके बाद NCERT में कराया गया है, यहाँ पे इसमें डालते हैं NaOH और फिर ये रिएक्शन हो जाती है कुछ ऐसे, ONA नेगेटिव पॉजिटिव। फिर रिएक्शन बन जाती है कुछ ऐसी NaOH डालने के बाद। फिर दोबारा जब इसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं HN के परसेंस में, तो ये रिएक्शन कुछ हमें ऐसे दिखाई देती है, CHO। ये प्रोडक्ट होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना। इसके अंदर ये एक बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है, जिसे NCERT के अंदर कुछ ऐसे दिखाया गया है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में बनते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन के बीच में प्रोडक्ट बना है तो इसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलेंगे। NCERT में बिल्कुल ऐसे ही इस रिएक्शन को शो की हुई है। आप देखना अपने NCERT खोलकर, आपको मिलेगी बिल्कुल ऐसे ही ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड तक तो पहुंची, लेकिन ये पहुंची कैसे, हम इसके बारे में पता लगाएंगे। ये रिएक्शन पता लगाने के लिए हमें इसके मैकेनिज़्म को जानना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रिएक्शन का एक मैकेनिज़्म होता है जिस मैकेनिज़्म के द्वारा कोई भी केमिकल रिएक्शन आगे तक प्रोसीड होती है। तो इस रिएक्शन का भी एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा ये फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड तक पहुंची। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। बस ऐसे हमने इसे, तो मेमोरी बेस्ड की कोई रिएक्शन होगी कि इसे हमें रटना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको कोई भी रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर एक रिएक्शन का मैकेनिज़्म बताऊँगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट, सारे क्लियर होने वाले हैं। बस आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब इसके मैकेनिज़्म के बारे में जानते हैं कि आखिर में ये रिएक्शन कराई कैसे जाती है। अब ये फिनॉल से एल्डिहाइड तक तो रिएक्शन पहुंची, फिनॉल से एल्डिहाइड तक CHO OH से यहाँ पे CHO लगा, लेकिन ये रिएक्शन असल में हुई कैसे। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑर्थो ही प्रोडक्ट क्यों बना, पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, तो आपका क्या आंसर होगा। आप जब तक आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज़्म नहीं जानोगे, आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई। आप याद करके तो बता सकते हो कि CHO यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आया, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों आया, पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं आया। हाँ, मैं इसका दोस्तों जवाब दूंगा, पहले आप इसका मैकेनिज़्म जानिए। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म को CHCl3, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ CHCl और Cl और Cl प्लस। इसमें एक्वस NaOH है, NaOH का मैं OH आयन ले लेता हूँ, O निगेटिव, क्योंकि NaOH है भाई। जब मैं इसे ऐसे तोड़ूँगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कटायन एनायन में टूट जाएगा, तो ये एनायन हमारे पास आ गया OH निगेटिव। ये क्या काम करेगा, इसे यहाँ पे एक अपना एक
ये H आयन यहाँ से आसानी से रिमूव हो सकता है, क्योंकि ये O नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियो आसानी से निकल सकता है, तो इस पे जाकर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये काम करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन H इसे दे देगा कार्बन को। कार्बन को देने के बाद ये रिएक्शन कुछ ऐसे आगे होगी, तो ये Cl यहाँ पर आ जाएगा, Cl यहाँ पर आ जाएगा और Cl यहाँ पर आ जाएगा। ये OH इस H के साथ मिलकर -H2O वाटर रिमूव हो जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पे इस पे एक लोन पेयर आ जाएगा। जब इसने इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, आपको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जब भी कोई स्पीसीज लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर एक आसानी से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, और नेगेटिव चार्ज आने के बाद अब आप इसे ऐसे आगे देखिए। अब कार्बन और क्लोरीन के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है कार्बन से, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या काम करेगा, क्लोरीन यहाँ से, और लिविंग ग्रुप भी है तो वो आराम से लीव कर सकता है यहाँ से, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देकर कार्बन को देकर। कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को वेनिश करने के लिए क्लोरीन यहाँ से जाएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करके ये बाहर निकल जाएगा। इसे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे निकल गया, तो ये क्लोरीन माइनस बाहर निकल गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर नेगेटिव चार्ज वेनिश हो गया। तो फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ Cl और यहाँ पर आ जाएगा। अब कार्बन के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल बचा, तो मैं इसे ऐसा एम्प्टी बॉक्स की तरह दिखा देता हूँ। तो ये क्या बना, CCl2 और इस पर एक लोन पेयर और इसका एक वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसे बोलते हैं दोस्तों डाई क्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन, यही इस रिएक्शन का एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो फिनोल पर जाकर अटैक करता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रीमन-टीमन रिएक्शन के अंदर जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बीन। जो डाइक्लोरोकार्बीन होता है वो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होता है, आपसे पेपर में पूछ भी सकते हैं। ओके, तो चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये हमने एक इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट कर लिया, अब इसके साथ में ये जिस पर जाएगा उसे एक न्यूक्लियोफाइल भी तो होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा अब यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा ये फिनोल से, क्योंकि फिनोल ही तो जाकर अटैक करेगा इस पर डाइक्लोरोकार्बीन पर, तभी तो एक वो सैलिसिल एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इस फिनोल को कुछ ऐसे लिख सकते हैं OH। उसके बाद आपको पता होगा NaOH, तो इसमें है ही एक्वस NaOH। तो NaOH का अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो OH नेगेटिव लूँ। बिल्कुल जिस तरीके से दोस्तों पीछे हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से ये इस H पर जाएगा, H अपने इलेक्ट्रॉन इसे देकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ माइनस के H2O हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये कुछ रिएक्शन कुछ आगे ऐसे बढ़ती है। O पर आ जाएगा नेगेटिव। O पर नेगेटिव क्यों है, O पर नेगेटिव इसलिए क्योंकि अपने इसने लोन पेयर H ने अपने लोन पेयर इसे डोनेट कर O को, और ये यहाँ से चला गया, तो O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने दोस्तों रेजोनेटिव चार्ज है वो यहाँ पर डीलोकलाइज होगा, वो यहाँ पर ऐसे एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर लेकर इधर यहाँ पर। तो फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शो होगी। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कुछ ऐसा। अब आपको दोस्तों दिख रहा होगा ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन पर है, इस टाइम पर ये पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। अगर मैं सपोज करूँ कि मैं इससे इन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को यहाँ पर करूँ, और तो ये अपने लोन पेयर लेकर इधर भागेगा, तो यहाँ पे इस पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन है इसकी, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी दो चीज़ की है कि दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑर्थो और पैरा।
लेकिन हम पैरा प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं। पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते हैं? पैरा प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से OH के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। आपने देखा होगा O के साथ H के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक स्टेबलाइज कंपाउंड बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ना कि पैरा। पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता? पैरा प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं लेकिन वो बहुत कम बनेगा, लेकिन हम बनाते नहीं हैं क्योंकि आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही प्रोडक्ट बनाते हैं मेजर होते हैं, इसलिए हम मेजर प्रोडक्ट ही बनाएंगे और मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्थो बनेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोस्तों चलिए, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था CCl2, इस पे एक ऐसे लोन पेयर है और एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये जो अपने जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास यानी कि लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख शांत करने के लिए अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा। इसे डोनेट करने के बाद ये रिएक्शन कुछ ऐसे दिखाई देगी। O C Cl और Cl। तो दोस्तों जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ से दे दिए तो इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपको पता होगा कि यहाँ पर एक H भी होगा। अब ये एक रिंग स्ट्रक्चर नहीं रही, यानी कि रेजोनेंस शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर दोबारा से ये जैसे फिनोल था तो फिर दोबारा से ऐसा ही फिनोल बनेगा। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? ये यहाँ पर H है तो ये नेगेटिव ये क्या काम करेगा? H यहाँ से रिमूव होगा, H अपने लोन पेयर को यहाँ देगा और H यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा इस कार्बन पर जाकर अटैच क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा यहाँ सारा ईजिली तरीके से। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, Cl और यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा O निगेटिव, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, अजीब ऐसे हो जाएगा तो O निगेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से NaOH आएगा। NaOH क्या काम करेगा? यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव, OH निगेटिव आएगा। OH निगेटिव आएगा, यहाँ से बेस्ट लिविंग ग्रुप हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ से रिमूव होंगे, यो भी यहाँ से रिमूव होगा, यो भी यहाँ से रिमूव होगा, दोनों के दोनों रिमूव हो गए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जनरेट कर लेंगे। CH OH और OH। Cl ने रिमूव करा OH को तो OH यहाँ पर आ गया। OH आने के बाद अब आपको पता होगा एक ही कार्बन पर दो OH आ गए तो ये मोस्ट अनस्टेबल होता है। तो ये काम क्या करेगा? ये यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से -H2O और ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, O निगेटिव CH डबल बॉन्ड O यानी कि CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया ना, आ गया। फिर इसके बाद ये इसका हम एसिडिफिकेशन करा देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट सिंपली एक सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO सैलिसिल एल्डिहाइड। तो दोस्तों आपने देखा फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बना। पहले इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ जो कि ये फिनोक्साइड आयन था, ये यहाँ पे इस तरीके का। फिर इसके बाद ये इसने यहाँ पर अटैक करा डाइक्लोरोकार्बिन जो इसका इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब इस रिएक्शन में आपसे पूछा क्या जाता है, आप इससे इस रिएक्शन में पूछा जाता है कि रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? तो इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बिन, फर्स्ट आंसर। और फिर पूछा जाता है कि उसमें ऑर्थो ही मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है? ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होता है। ऐसा क्वेश्चन ना देकर कुछ ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया जाए कि OH क्लोरीन, अगर इस पे हमारी रिएक्शन कराई जाए CH3 प्लस एक्वस NaOH H2O और H प्लस, अगर कुछ हमें ऐसा केस दे दिया जाए तो अब ये देखिए कि यहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पहले से ही ब्लॉक है, तो अब आप ऑर्थो प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते, तो आपको मजबूरन पैरा प्रोडक्ट ही बनाना पड़ेगा, यानी कि पैरा वाला सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, OH और CHO।
ये आपको बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये ब्लॉक नहीं है तो तब ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर होगा, लेकिन अगर ये ऑर्थो यहाँ पर ब्लॉक है तो फिर यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट हम इसलिए ही बनाते हैं सिर्फ क्योंकि जिससे कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक स्टेबल प्रोडक्ट है, सिर्फ ओनली यही रीज़न है और कोई नहीं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे रीमन टीमन रिएक्शन से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई दूसरी रिएक्शन पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स पर अपनी कमेंट कर सकते हैं।